नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। थोड़ा कमेंट्स बढ़ाइए और वीडियो को थोड़ा शेयर ज़्यादा करिए, ठीक है। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ऑनलाइन पेडागॉजी साइकोलॉजी सीडीपी की ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पे जल्दी ही मनोविज्ञान शुरू करूंगा, तो मैंने मनोविज्ञान शुरू कर दिया है। कल मैंने मनोविज्ञान का परिचय दिया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर के उसको मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य से भी जोड़ा, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि मैं जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आज मैंने चैप्टर उठाया हुआ है क्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है ना। वंशानुक्रम एवं वातावरण उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण पे जब हम चलेंगे तो सारे फॉरेनर जो साइंटिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं सिर्फ उनको जानेंगे। हम लोग अपने भारत के भी उनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, और देखेंगे कि भैया ये जो वंशानुक्रम और वातावरण का बालक या व्यक्ति, अब बालक बोलो, बालक या व्यक्ति के विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे भारत में भी भारत में कहने का मतलब यह है कि जो ये वंशानुक्रम की बात हो रही है ये साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। साइंस का सब्जेक्ट है, कहने का मतलब है कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं आयुर्वेद, ठीक है ना, और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एलोपैथ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भैया वंशानुक्रम या वातावरण की जो बात हो रही है, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी प्राचीनता भारत में कहाँ तक जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण है क्या, ठीक है ना। वंशानुक्रम और वातावरण है क्या, और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की समानताओं एवं विषमताओं का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन सर्वप्रथम यूनान के दार्शनिकों पाइथागोरस, अरस्तु, प्लेटो के विचारों में मिलता है, ठीक है। पहला ही पॉइंट क्या आ जाता है भैया कि बालक या व्यक्ति के विकास पर या व्यवहार पर
वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की जो समानताएं होती हैं या जो विभिन्नताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं, इनका किसका समानताओं और विषमताओं का व्यक्ति पर पड़ने वाले, व्यक्ति या बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख उन्होंने किया था। पाइथागोरस, नाम क्या है, पाइथागोरस, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने बताया था कि भाई वातावरणीय जो कारक होते हैं और वंशानुक्रम के जो कारक होते हैं, इनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया था, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या इन्होंने नहीं करी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, सन 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बुन्न शहर के पादरी ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकी के मूल नियम बनाकर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे चले, पहले लिखते हैं थोड़ा 2-4 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उन्होंने इसके लिए उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पैसाइवम सैटाइवम का प्रयोग किया। ठीक है, अच्छा देखिए 3 पॉइंट हो गए। सन 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बुन्न शहर के पादरी का नाम क्या था, ग्रेगर जान मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी के मूल नियम को बना करके आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसके लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, उद्यान मटर का प्रयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पैसाइवम सटाइवम था। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, कुछ वर्षों बाद दो वैज्ञानिकों एक मिनट, पाइसम, इसका होगा पाइसम सटाइवम ये होगा। हाँ, कुछ वर्षों बाद दो वैज्ञानिकों ने जिनका नाम है कार्ल कोरेंस एवं ह्यूगो डी ब्रीज के प्रयासों से मेंडल के
आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम को पहचान एवं स्पष्टता मिले। 4-5 पॉइंट हो गए। यहाँ पे पहले 4-5 पॉइंट पे जिक्र कर लेते हैं। वंशानुक्रम वातावरण बालक या व्यक्ति के विकास पर इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण की समानताओं और विषमताओं पर का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन सर्वप्रथम यूनान कहिए, ग्रीक कहिए या लैटिन कहिए, यूनान के दार्शनिकों का मेन नाम क्या था? पाइथागोरस, अरस्तु और प्लेटो के विचारों में मिलता है। क्वेश्चन करता है सर्वप्रथम वातावरण और आनुवंशिकता दोनों वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों का बालक या व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन देगा वैसे आप करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सन 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में होता क्या है? ऑस्ट्रिया के बुन्न शहर के एक पादरी थे, इनका नाम पूरा याद रखना है। और कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के बुन्न शहर के क्या थे? इनका पेशा क्या था? पेशा भी पूछ देता है कि भैया ग्रेगर जान मेंडल का पेशा क्या था? तो ऑस्ट्रिया के बुन्न शहर के पादरी थे ग्रेगर जान मेंडल ने। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन के लिए क्या आनुवंशिकता के मूल नियम को बनाया था, मूल नियम का प्रतिपादन किया था या आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। लेकिन उस समय हुआ क्या कि लगभग 34-35 सालों तक इनके नियम को जो है नियम पर कोई खास ना तो चर्चा की गई, ना तो इस पर किसी ने ध्यान दिया। लेकिन बाद में दो मनोवैज्ञानिक आते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने अपने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया था? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद करके रखनी है। कुछ वर्षों बाद, क्योंकि शुरू में इनके सिद्धांत को पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद, या वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया था, कुछ वर्षों बाद दो वैज्ञानिकों का नाम आएगा। एक है कार्ल लोरेंस, याद करके रखना है आपको, और ह्यूगो डू ब्रीज, ठीक है ना। इन्होंने जो है इनके प्रयास से इन्होंने ही ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को पहचान दिलाई, ठीक है ना, ठीक है, या उसका सत्यापन कराया। तो क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से किन वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जान मेंडल के नियम, आनुवंशिकता के नियम को वैश्विक पहचान दिलाई, या उनके नियम को वैज्ञानिक पहचान दिलाई। कहने का मतलब ये है, या उसको जो है मान्यता प्रदान करवाई, आप कह सकते हो मान्यता प्रदान करवाई। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा कार्ल लोरेंस एवं ह्यूगो डू ब्रीज ने, ठीक है ना। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला आती है जिन्होंने आनुवंशिकता पर काम किया था। वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला आती है जिसमें से आप कुछ वैज्ञानिकों का नाम ले सकते हो, जैसे कि लैमार्क आते हैं, ठीक है, डार्विन आ जाते हैं, ऐसे करके। अब साइंस का सब्जेक्ट है, यहां पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बताया कि वंशानुक्रम के बारे में जिक्र कर ह्यूगो डू ब्रीज और कार्ल लोरेंस के बाद वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला चली आती है, जिसमें से आपको मेन नाम लैमार्क और डार्विन का मिलेगा। और भी कई वैज्ञानिक हैं जिनको हम साइंस में पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने भी आनुवंशिकता पर खूब चर्चा करी, ठीक है, आनुवंशिकता पर खूब चर्चा करी, जीन्स पर चर्चा करी, क्रोमोसोम जो कहते हैं, डीएनए आरएनए पर चर्चा करी, इनका बालक और व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा करी, इनसे रोग कौन से होते हैं इस जीन के कारण, जीन की कमी के कारण, या जीन में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो जा रही है, उससे क्या रोग हो सकते हैं, इन सब पर खूब विस्तृत चर्चा करी थी, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या, इस पर चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले चलेंगे कि आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है।
आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है? पहला ही प्रश्न उठ जाता है कि भैया ये आनुवंशिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, आनुवंशिक है क्या, आनुवंशिकता है क्या? ठीक है ना, अभी जीन पे नहीं चलेंगे, गुणसूत्रों पर नहीं चलेंगे, एक्स वाई पर नहीं चलेंगे, अभी साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आनुवंशिकता का अर्थ, आनुवंशिकता का अर्थ यह होता है कि आनुवंशिकी सिकता लिखते हैं, नहीं, आनुवंशिकी से तात्पर्य उन शारीरिक एवं मानसिक गुणों से है जो माता प्लस पिता द्वारा बालक में जाता है। आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य है? आनुवंशिक से क्या तात्पर्य है? आनुवंशिकता से यही तात्पर्य है कि वो शारीरिक और मानसिक गुण, ठीक है, जो माता पिता से बालक में जाता है। ठीक है, माता पिता से बालक में जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसके लिए जिम्मेदार के कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र इसके लिए क्या है? गुणसूत्र जिम्मेदार है, गुणसूत्र जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? गुणसूत्र जिम्मेदार है। तो गुणसूत्र पे आते हैं कि मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या, 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, माता में या स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स होता है, और पिता में एक्स वाई होता है। अब यही एक्स वाई जो है जिम्मेदार होता है, एक्स वाई जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है कि बालक क्या होगा? लड़का कब होता है? जब पिता का वाई, ठीक है, और माता का एक्स, माता का तो ऑलरेडी एक्स है ही, जब पिता का वाई गुणसूत्र निषेचित करता है तब जाकर के लड़का पैदा होता है। और यहाँ पे लड़की कब होती है? जब पिता का ए वाला गुणसूत्र एक्स क्या करता है? पिता का निषेचित करता है, तब लड़की पैदा होती है। अब हम लोग चलेंगे, अब ये वंशानुक्रम जो होता है, ये आनुवंशिकी जो है, ठीक है ना, ये मानव बालक के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, या बालक के व्यक्तित्व के निर्माण को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। हमारा अध्ययन का विषय ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। इससे पहले ये देख लेते हैं, ये जो एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, यह जो एक्स गुणसूत्र कैसा, इसकी संरचना कैसे होती है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र लंबा होता है और छड़ीनुमा होता है। ठीक है, इसकी संरचना, एक्स गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? लंबा और छड़ीनुमा होता है। और वाई गुणसूत्र की संरचना कैसे होती है? इसको देखें, वाई गुणसूत्र कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है ना, एक्स गुणसूत्र से लंबाई में क्या होता है? छोटा होता है एवं गोल होता है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर कर लेते हैं। और जो ये जीन्स है ना,
जीन्स है ना, जीन्स में दो जैविक अणु होते हैं, जैविक अणु होते हैं, जीन्स में दो जैविक अणु होते हैं। एक क्या है, एक आपका पहला क्या है डीएनए, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका आरएनए, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों डीएनए आरएनए दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। मानव में, ठीक है ना, मानव में गुणसूत्रों को, ठीक है ना, पहुंचाने का कार्य मेनली डीएनए करता है। मेनली कौन करता है, डीएनए करता है, ना कि आरएनए करता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई गुणसूत्रों की बात, लेकिन अब साइकोलॉजी की भाषा में अगर बात किया जाए तो अब इनका जो है वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के व्यवहार पर, इसके हम वंशानुक्रम के प्रभाव की बात करेंगे। वंशानुक्रम का बालक के विकास एवं व्यवहार पर प्रभाव, ठीक है, इस पे चर्चा करी जाएगी। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं भैया, ये सब चीजें थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आनुवंशिकी का अर्थ क्या होता है, आनुवंशिकी से तात्पर्य उन शारीरिक और मानसिक, याद करके रखना है, केवल शारीरिक गुण नहीं, मानसिक गुण। कौन कौन से, शारीरिक और क्या मानसिक, दोनों गुणों का समन्वय होता है। दोनों गुण जो है जाते हैं किससे, माता पिता द्वारा, किससे, बालक में जाते हैं। यही है आनुवंशिकी, ठीक है, साइकोलॉजी की भाषा में, ना कि साइंस की भाषा में। चलिए ठीक, साइंस में भी यही है लेकिन थोड़ा विस्तार है इसका, ठीक है ना। और इनके लिए जिम्मेदार कौन है, गुणसूत्र जिम्मेदार है, ठीक है ना। जिम्मेदार कौन होता है, गुणसूत्र जिम्मेदार है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 23 जोड़ी, यानी टोटल कितनी, 46, ठीक है ना। माता में गुणसूत्र X होता है, पिता में क्या होता है, XY होता है, ठीक है ना। अगर पिता का Y गुणसूत्र निषेचित करता है तो लड़का होता है, और अगर X गुणसूत्र निषेचित करता है तो लड़की होती है। यह X गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, लंबी और छड़ीनुमा होती है। Y गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, छोटा और गोल होता है। और ये जो जीन्स हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र है ना, एक इनमें दो जैविक अणु होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक हमारा डीएनए है और एक हमारा आरएनए है। डीएनए और आरएनए दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है ना। हमारी मतलब मनुष्य में आनुवंशिकता का मेन वाहक कौन होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम का बालक के विकास एवं व्यवहार पर प्रभाव, इस पर चर्चा करी जाएगी। तो चलिए उससे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आता है, देखिए मनोवैज्ञानिकों के जो विचार है, जो वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है, तो अभी वो वंशानुक्रम पे चर्चा कर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिकों को तीन भागों में, या उनके विचारधाराओं को तीन तरह के मनोवैज्ञानिकों के विचारधाराओं को तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला जैविकीय मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। कुछ जैविकी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कहना क्या है कि भैया ये जो वंशानुक्रम है, ठीक है ना, वंशानुक्रम का मतलब क्या हो गया, वंशानुक्रम कहते हैं कि बालक, कहते हैं भैया बालक के व्यवहार पर वंशानुक्रम का
मुख्य प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जो जैविकी मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि जो बालक का व्यवहार होता है वह किससे निर्देशित होता है, वो आनुवंशिकता से निर्देशित, वंशानुक्रम से निर्देशित होता है, या मेनली बालक कैसा बनेगा, ठीक है ना, बालक का व्यवहार कैसा होगा, बालक कैसा बनेगा, ठीक है ना, बालक का विकास किस तरफ जाएगा, किस ढंग से उसका विकास होगा, सब कुछ कौन निर्धारित करता है, वंशानुक्रम। ठीक है। और दूसरा है वातावरणीय मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अब ये क्या कहते हैं, वातावरणीय मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहते हैं कि बालक के विकास पर, बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे समय बदलता है ना वैसे वैसे विचारधाराएं भी बदलती जाती हैं। फिर कौन आए, आधुनिक मनोवैज्ञानिक। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्या कहा, इनका कहना एकदम अक्षरशः सत्य है। इन्होंने कहा कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब ये वाली अवधारणा एकदम से पूरी तरह से समझ में भी आ रही है और सही भी लग रही है, ठीक है ना। देखिए जैविकी मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि बालक के व्यवहार पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इनका कहना है कि भैया बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यानी बालक कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उस पर सबसे जो मुख्य प्रभाव डालने वाला तत्व है या कारक है वो कौन है, वंशानुक्रम है। ठीक है। वातावरणीय मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बालक के विकास पे किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरणीय कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है। कौन, वातावरणीय कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है। ठीक है। फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिकों की तीसरी श्रृंखला आई जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा अपने अध्ययन करने के बाद, सब कुछ देखने समझने के बाद कहते हैं कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और ये वाली जो अवधारणा है या विचारधारा है ये पूरी तरह से सही है। कैसे सही है इसको हम क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो इन तीनों का मिला जुला करके मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ यह है कि बालक के विकास एवं व्यक्तित्व के निर्माण वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों की
अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखिए, तीनों चीजों को हमने देखा, तीन अवधारणा को हमने देखा। तीनों अवधारणा को देखने के बाद लास्ट में हमारा निष्कर्ष निकल करके क्या आता है कि बालक के विकास पर या बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सब योगदान जो देते हैं, तो दोनों कारक योगदान देते हैं। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों देते हैं। और दोनों की अंतःक्रिया, क्या? दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कहने का मतलब क्या है कि बालक का विकास दोनों कारकों पर निर्भर रहता है। ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, जब बालक गर्भ में होता है, जब बालक गर्भ में होता है तब उसके विकास पर मुख्यतः वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? जन्म के बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्लियर करने का मतलब क्या है कि देखिए, जब बालक गर्भ में होता है, यानी 0 से लेकर 9 महीने तक, जब तक कि बालक पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसके विकास पर मुख्यतः वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का। इसका अर्थ यह नहीं है कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका भी पड़ता है, लेकिन मेनली जो जिम्मेदार है वो वंशानुक्रम है। ठीक है। लेकिन जैसे ही बालक जन्म ले लेता है, ठीक है, जैसे ही बालक का संपर्क बाहरी दुनिया से होने लगता है, हो जाता है, वैसे ही उसका संपर्क वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। क्यों और कैसे? इसको कैसे कंफर्म किया जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है? तो इसको कंफर्म हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव। ठीक है, क्योंकि माता पिता से जीन जो होते हैं वही जाते हैं, वो जाते हैं किसमें? बालक में जाते हैं, और जीन जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, एकदम 100% सत्य है। ठीक है। अच्छा देखिए, क्यों कहा जाता है कि जो स्वस्थ माता पिता है उसकी संतानें भी स्वस्थ होंगी। ठीक है ना? और रोगी माता पिता की संतानें भी रोगी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जीन जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये वंशागति के वाहक होते हैं। गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। वंशागति का वाहक कहा जाता है। ठीक है ना? अब भैया जब गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, तो अगर गुणसूत्रों में प्रॉब्लम होगी तो बच्चे के गुणसूत्र में भी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी?
यही कारण है, यही रीजन है कि गुणसूत्रों में प्रॉब्लम हो जाती है तो अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को, जिसको वंशानुगत बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे मान लीजिए माता पिता के जो गुणसूत्र हैं उसमें मतलब किसी बीमारी के लक्षण है अगर, ठीक है ना, तो वह जो है उसकी संभावना जो है पुत्र या पुत्री में जाने की होती है। जैसे कि कुछ वंशागत बीमारियां हैं, कुछ वंशागत बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, हंसियाकार एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम आदि। देखिए कई सारी वंशानुगत बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने कुछ बीमारियों का नाम लिया है, जैसे हीमोफीलिया, जैसे एक बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, एक बीमारी है हीमोफीलिया, एक है वर्णांधता, एक है हंसियाकार एनीमिया, और एक है डाउन सिंड्रोम, एक है पटाउ सिंड्रोम, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां हैं। तो चूंकि साइंस हमको नहीं पढ़ना है, हमको साइकोलॉजी पढ़ना है और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वंशानुक्रम का प्रभाव जो है बालक के व्यवहार या व्यक्तित्व के निर्माण पे कैसे पड़ता है। तो अगर मान लीजिए माता या पिता कोई भी हीमोफीलिया से ग्रसित है, वर्णांधता से या इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो होता क्या है, उसके गुणसूत्रों पर उसका मेनली गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अब इसमें XY गुणसूत्र होने चाहिए, क्योंकि अगर XY या तो XX होना चाहिए या तो XY होना चाहिए, ठीक है। अब अगर XX होगा तो ठीक है, संतान लड़की हो जाएगी, XY होगा तो लड़का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए यहीं पे XXX हो गया, तब यहीं पे XXY हो गया, तब यानी गुणसूत्रों में क्या हो गया, प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो गई। और इन्हीं गुणसूत्रों की समस्या के कारण ये सब बीमारियां हो रही हैं। कौन सी बीमारियां? ये बीमारियां हो रही है। अब बताइए, अगर इस बीमारी से ग्रसित बच्चा जो है, हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चा या वर्णांधता से ग्रसित बच्चा या डाउन सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम, इसके कई सारे लक्षण है, इनका विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कुछ है जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हिजड़े होते हैं, हिजड़ा जिसको कहते हो आप, ठीक है ना। अब बताइए, तो समाज में इनकी भूमिका बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ठीक है ना। इनमें कुंठा निराशा की भावना जागृत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इनके व्यक्तित्व का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरा एक वर्णांधता का अगर एग्जाम्पल पकड़े, ठीक है, वर्णांध जो व्यक्ति होता है वह लाल हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, लाल प्लस हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वह जो है ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि सिग्नल को जानेगा ही नहीं, ठीक है ना। कलाकार नहीं बन सकता, ठीक है ना। और साज सज्जा से संबंधित कार्य नहीं कर सकता। तो मतलब कई ऐसे कार्य होते हैं जो वह नहीं कर पाएगा, कंफर्म नहीं कर पाएगा। तो उसका जो है, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना उसके व्यक्तित्व के निर्माण में या उस बालक के विकास पे। इस वंशानुक्रम की जो प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हुई है, वह जो है इनकी समाज में भूमिका को भी निर्धारित कर देती है कि भैया आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि उनके व्यक्तित्व का विकास जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा, बालक का जैसे विकास होना चाहिए वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनकी जो समाज में भूमिका होगी वह एक अलग ढंग की होगी। या कभी कभी जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम है, अब इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा है तो कहने का मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां घेर लेंगे। तो फिर उसका जब विकास नहीं होगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा, तो फिर उसकी समाज में क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब या मेरे समझाने का मतलब क्या था कि गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, और गुणसूत्रों में विपतन के कारण या गुणसूत्रों में प्रॉब्लम के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इसके लिए माता पिता का जीव जिम्मेदार होता है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो बालक के विकास पर प्रभाव डालती हैं। ये मेरे समझाने का मकसद यही था, आप लोग समझ गए होंगे। हीमोफीलिया की अगर बात करें तो सबको पता है कि इसमें जो है रक्त जल्दी नहीं जमता है, ठीक है ना, रक्त जल्दी नहीं जमता है कुछ प्रॉब्लम के कारण। और एक वैज्ञानिक का नाम है हैल्डर। सबसे पहले हैल्डर ने इस बीमारी का खूब काफी विस्तृत वर्णन दिया है। हैल्डर ने किसका? हीमोफीलिया का। तो आनुवंशिकता का देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है बालक के विकास पर, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने यहाँ पे 3 4 5 बीमारियां, कुछ बीमारियां बताई हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जो मतलब इस गुणसूत्रों में विपतन या कह सकते हैं कि कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। तो 5-6 बीमारी मैंने बताया, आप समझ गए होंगे कि इनका बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी बात? वंशानुक्रम की बात, और उसके बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की बात, ठीक। कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं वातावरणीय कारक पे। अब हम चले वातावरण पे। देखिए यहां पे वातावरण क्या होता है इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वातावरण का ये जो सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। वातावरण इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, परिवेश जिसको क्या कहते हैं? पर्यावरण, ठीक है ना। अब पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण, परिधन आवरण कहने का मतलब चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कुछ जैविक अजैविक चीजों का घेरा हुआ है, वही पर्यावरण होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्यावरण के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। हम वातावरण पर्यावरण की बात करेंगे कि इनका जो है बालक के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है। वातावरण पर्यावरण का बालक के विकास पर पड़ने वाला तो जिस प्रकार से वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा था बालक के विकास पर, उसी तरह से वातावरण भी प्रभावित करता है बालक के विकास पर। वातावरण देखिए, वातावरण की जहां तक बात होती है तो ये जो क्या करते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जो है बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसके लिए नहीं, ऐसे अगर देखा जाए, वातावरण जो होता है बालक के गर्भावस्था से लेकर के, ठीक है ना, मृत्यु तक प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है, ठीक है ना, जैसे कुछ संवेदनाएं या उद्दीपक, ठीक है। वातावरण से तात्पर्य उन संवेदनाओं ऐसे कहिए, उन संवेदनाओं या उद्दीपकों से है
ठीक है ना। वातावरण से तात्पर्य क्या है? वातावरण से तात्पर्य उन संवेदनाओं या उद्दीपकों से है जो बालक के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। कुछ ऐसी संवेदनाएं और उद्दीपन होते हैं जो प्रभावित करते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि बालक गर्भ में है, अगर मान लीजिए यहाँ पे है, अब वातावरण कैसे उसको प्रभावित कर रहा है? ठीक है, वातावरण प्रभावित करता है, 100% करता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, जैसे हम वातावरण की, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट की एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे कि ठंडे प्रदेश के लोग अधिकतर गोरे होते हैं, ठीक है ना, और गर्म प्रदेशों के लोग काले होते हैं, ठीक है ना। जहां पर मिश्रित जलवायु होती है, जहां मिश्रित जलवायु है वहां पे काले प्लस गोरे सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जहां पे जैसे देखिए यूरोपीय कंट्री जहां की जलवायु समशीतोष्ण है, ठंडी है, जैसे अमेरिका हो गया और फ्रांस हो गया, न्यूजीलैंड, ऐसे करके बहुत सारे देश हैं, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि अधिकतर गोरी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब गर्म प्रदेशों के लोग इक्वेटर जो होता है, यानी कि जो कर्क रेखा होती है, ठीक उसके नीचे वाले जो प्रदेश है, खासकर दक्षिण अफ्रीका वाले जो इलाके हैं, तो वहां के लोग आप लोग देखेंगे कि अधिकतर क्या होते हैं? काले होते हैं, ठीक है ना। तो वातावरण का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? और जहां पे मिश्रित जलवायु पाई जाती है, मिश्रित जलवायु का मतलब कहाँ पे? जैसे इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पे मिश्रित जलवायु है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको काले और गोरे दोनों प्रकार के लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो जलवायु का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और उसके विकास पर भी पड़ता है। विकास पर कैसे पड़ेगा? अच्छा देखिए, ठंडे प्रदेश के लोग अधिकतर गोरे होते हैं, और लेकिन एक चीज और भी है, ठंडे प्रदेशों के लोग अधिकतर गोरे होते हैं, और दूसरी बात यह है, जैसे इसमें 2-3 चीजों का जिक्र करना मैं चाहूंगा कि अक्सर साइकोलॉजी कहती है कि जो गोरे लोग होते हैं, ये अगर इसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए? शारीरिक संरचना की, तो लंबे होते हैं, ठीक है ना, इनकी लंबाई अच्छी खासी होती है, ठीक है ना, बाल इनके सफेद, बाल सुनहरे होते हैं, ठीक है ना, और शरीर जो होता है बलिष्ठ होता है, ठीक है। अब काले प्रदेश के जो लोग होते हैं, ये अधिकतर गर्म प्रदेश के लोग जो होते हैं, ये लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन शारीरिक मतलब उसकी बलिष्ठता की बात की जाए, ठीक है ना, शारीरिक पावर की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि बलिष्ठ होते हैं, ठीक है ना, बलिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? बलिष्ठ होते हैं। कहने का मतलब इनके पास इनकी शारीरिक जो क्षमता होती है वह अधिक होती है, ठीक है ना। और जहां पर मिश्रित जलवायु लोग पाए जाते हैं, वहां पे लंबे, छोटे, मतलब मध्यम सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और इसमें बलिष्ठ, कमजोर वगैरह सब लोग पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जलवायु का, पर्यावरण का प्रभाव जो है बालक पर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसा वातावरण मिलेगा वैसा बालक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ पे जलवायु की अभी बात कर रहे थे, वातावरण की बात कर रहे थे, ठीक है। वातावरण में कई सारे कारक इसमें उपस्थित होंगे, जैसे ही बालक जन्म ले लेता है, अभी अगर गर्भावस्था में बालक अगर गर्भ में है, तो
इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। माता के खान पान का, माता के खान पान का भी प्रभाव पड़ता है, माता के खान पान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। माता अगर सेहत अगर माता की सेहत अच्छी रहेगी तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, सही भी है, कि बालक भी क्या होगा, कि बालक की भी सेहत सही रहेगी। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला करके प्रभाव बालक के गर्भावस्था में पड़ता है, और गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो जीनिक पड़ता है। ठीक है, लेकिन वातावरणीय प्रभाव भी पड़ता है। जैसे वातावरण में माँ रहेगी, उसका प्रभाव जो है बालक के गर्भावस्था में भी पड़ेगा। ठीक है ना। अब बालक जब जन्म ले लेता है, जन्म के बाद की अगर बात करें तब यहाँ से शुरू हो जाती है सारी चीजें। जन्म के बाद बालक पर वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वातावरण में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे परिवार हो गया, ठीक है ना, परिवार से उसका संपर्क होता है, समाज से होता है, पड़ोस से होता है, विद्यालय से होता है। ठीक है, आज बहुत सारी चीजें हैं। तो परिवार का जो व्यवहार है या परिवार जैसा पारिवारिक वातावरण है उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा। अगर परिवार का वातावरण कैसा है, अगर मान लीजिए परिवार में लोग शिक्षित हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा। उसका विकास जो है शिक्षा की तरफ, वो बालक जो है ज़्यादा ध्यान देंगे लोग बालक की शिक्षा की तरफ, और बालक का रुझान शिक्षा की तरफ होगा। ठीक है ना। अगर परिवार में मान लीजिए देखिए पैसे, आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसका प्रभाव बालक के विकास में पड़ेगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा खान पान देंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समाज, ठीक है, बालक की अगर आस्था की अगर बात की जाए तो परिवार अगर धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ेगा। अगर परिवार में कुछ चोर डकैत टाइप के लोग हैं, नशेबाज हैं वगैरह वगैरह हैं, तो उसका भी प्रभाव बालक पर पड़ेगा। बालक थोड़ा बड़ा होता है, यानी थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने पड़ोस के संपर्क में आता है, साथियों के साथ खेलता है, तो पड़ोस के बच्चों, उसके साथियों का और अगल बगल के लोगों का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय में भी शिक्षकों का, ठीक है ना, शिक्षक का अनुकरण करता है, उसके कई दोस्त मित्र हो जाते हैं, तो उनके व्यवहार का भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बालक और बड़ा होता है तो समाज में जाता है, तो समाज, उसका दायरा विस्तृत हो जाता है, सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है, तो समाज के परिवेश का, समाज के व्यवहार का भी प्रभाव बालक पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये वातावरणीय कारक है, बहुत सारे कारक है इसमें जो बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। मेनली ये विकास पर प्रभाव डालते हैं, बालक के विकास पर, बालक के विकास पर। ये सारी चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं वातावरणीय कारक के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, पोषण। ये जो पोषण होता है, पोषण जिसको हम खान पान कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पोषण वाली चीज जो है, ये गर्भावस्था से लेकर के, गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक, जन्म के बाद तक प्रभावित करती है। कैसे? वही मैंने बताया ना कि भैया अगर अच्छा खान पान, माता की सेहत अच्छी रहेगी तो बालक भी स्वस्थ और बलिष्ठ पैदा होगा। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पोषण, जैसा पोषण मिलेगा वैसा गर्भ में बच्चे का विकास भी होगा। ठीक, अच्छा, जब बालक जन्म ले लेता है, जन्म के बाद, तो इसके बाद भी पोषण का उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है? अगर खान पान अच्छा रहेगा तो सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ शरीर रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य जो है इस खान पान से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अब पोषण से संबंधित, पोषण की कमी से संबंधित, जैसे आप साइंस जब पढ़ते हो तो एक दो बीमारियों के बारे में पढ़ते हो, जैसे क्वाशियरकोर, मेरेस्मस, मैं से दो रोगों का जिक्र कर रहा हूं। अब ये प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बालक के पोषण में जो पोषण ले रहा है वो
उसमें जो है प्रोटीन की कमी हो गई, इसलिए क्वाशियरकोर और मेरिस्टेमस रोग हो गया। अब बालक जो है क्वाशियरकोर या मेरिस्टेमस रोग से जब वो कमजोर हो जाएगा तो फिर उसके विकास पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, ठीक है ना। अब उसकी जो भूमिका होनी चाहिए समाज में, जो अच्छी भूमिका होनी चाहिए और जैसा उसको प्रदर्शन करना चाहिए, वो प्रदर्शन वो नहीं कर पाएगा। तो पोषण का प्रभाव मैंने एक दो एग्जाम्पल से बताया है, जैसे क्वाशियरकोर और मेरिस्टेमस हो गया तो इसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो वातावरण में कई सारी चीजें हो जाती हैं जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, ठीक। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। हालांकि परिभाषाएं और हैं, उसको मैं सेकंड क्लास में जिक्र करूंगा। जैसे देखिए, वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत ही अच्छी है, इसको आपको समझ करके रखना है। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है। संभावना होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास स्तर निर्धारित होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल गए वुडवर्थ जी। उन्होंने कहा कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर वह जो है उसका विकास स्तर निश्चित होता है। यानी विकास कैसे करेगा वो वातावरण पर डिपेंड करता है। इनकी परिभाषा में बहुत बड़ी बात छुपी होती है। बीज का मतलब क्या हुआ? बीज का मतलब ये हो गया कि गर्भावस्था, ठीक है ना। गर्भावस्था में बालक होता है, ठीक है ना। जन्म जब लेता है, ठीक है, बालक जो है गर्भ में है, ठीक है, तो उसको बीज हम कह रहे हैं, ठीक। और उसमें वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है। वृक्ष बनने की, वृक्ष कब बनेगा? कोई जरूरी तो है नहीं कि जो पौधा जो बीज के रूप में हमने जिसको उगाया है वो वृक्ष बन ही जाए। नहीं बन पाएगा। किस अवस्था में नहीं बन पाएगा? जब उसको सूर्य का प्रकाश, पानी, ठीक है ना, और भी कई सारी चीजें हैं जो उसको अगर सही मात्रा में नहीं मिलेंगी तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। या कह सकते हैं कि अगर बनेगा भी तो उस ढंग से उसका विकास नहीं हो पाएगा, या हो सकता है कि थोड़ा विकास हो करके फिर विकास न हो पाए, या हो सकता है कि वह वृक्ष बन ही न पाए, ठीक, ऐसा होता है। तो बीज में यानी बालक में, ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि बालक में, ठीक है ना, एक आदर्श व्यक्ति बनने की संभावना, शिशु में एक आदर्श व्यक्ति, इसको ऐसे पढ़िए आप, इस परिभाषा को तोड़िए आप। शिशु में एक आदर्श एवं विकसित व्यक्ति बनने की संभावना होती है, लेकिन उसका निर्धारण वातावरण करता है। ठीक है ना। एक बालक जो है एक स्वस्थ
व्यक्ति, ठीक है, एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है। एक शिशु जो है आदर्श व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति या प्रगतिशील व्यक्तित्व का स्वामी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब? जब उसको कैसा वातावरण मिलेगा? स्वस्थ एवं ऊर्जावान वातावरण। जब उसको स्वस्थ एवं ऊर्जावान वातावरण मिलेगा तो वह बालक जो है कैसा? तभी वह जो है बालक, वृक्ष रूपी बालक, ठीक है, अरे सॉरी, बीज रूपी शिशु क्या बनेगा? एक वृक्ष रूपी व्यक्ति बनेगा, ठीक है, तभी एक वृक्ष बन पाएगा। अब उसके निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह वातावरण की होती है, और वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल है जो पर्यावरण का सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए बता दिया था, जैसे परिवार हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। फिर इसके बाद पड़ोस हो गया उसका, ठीक है, फिर उसका जो है विद्यालय हो गया, मैंने कई सारी चीजें बताई हैं, फिर उसका समाज हो गया, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके वातावरण से संपर्क का जो दायरा होता है विकसित होता जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना, खान पान सही रहेगा, शिक्षा की उचित व्यवस्था रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर जगह, तो वह जो है मतलब शिशु जो है बीज रूपी शिशु जो है एक वृक्ष बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो बालक जो होगा उसका विकास सही ढंग से हो पाएगा, और बड़े होकर के समाज में एक अपनी अच्छी पहचान स्थापित करेगा, और उसकी जो भूमिका होगी वह समाज के अनुरूप होगी। कहने का मतलब यह है कि उसकी भूमिका कैसी होगी? प्रगतिशील होगी। वो अपने समाज को कुछ प्रदान करेगा, ठीक है ना, वो अपने समाज को कुछ देगा या प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब इनके गुणवर्थ का जो ये कथन है, इस कथन में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, जिस रहस्य को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब और किसी परिभाषा पे आपको नहीं जाना है, अब मैं एक चीज और क्लियर करूंगा। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, वह कि भैया हम देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा कि सर्वप्रथम पाइथागोरस की बात करी गई थी। पाइथागोरस थे, ठीक है, पाइथागोरस, अरस्तु और प्लेटो की बात की। इन्होंने सबसे पहले किसका जिक्र किया? ठीक है, और बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल लोरेंस, बहुत से लोग आ जाते हैं, इन्होंने आनुवंशिकी की बात करी। लेकिन आनुवंशिकता हमारे भारतीय के लिए, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम में आनुवंशिकता नया नहीं है, या वातावरण भी नया नहीं है। कैसे? देखिए, कई ऐसे हमको ग्रंथ मिल जाते हैं, प्राचीन भारत में कई ऐसे ग्रंथ मिल जाते हैं, ग्रंथ के साथ साथ कई ऐसे आयुर्वेदाचार्य मिल जाते हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी आयुर्वेद पे, और उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि भैया इसका प्रभाव इस पे पड़ता है। माता पिता, जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनको जैसे संस्कार दिए जाएंगे वैसा बच्चा जो है मतलब बच्चा तैयार होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे ऋग्वेद का, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद का एक ग्रंथ आयुर्वेद है, संबंधित आयुर्वेद, इसमें भी हमने बीमारी के साथ साथ, ठीक है ना, कई सारी बीमारियों की चर्चा हुई है, और बीमारियों के साथ साथ, ठीक है, इसमें जो है औषधियों की चर्चा हुई है, औषधियों प्लस बीमारियों की चर्चा हुई है, ठीक है ना। और इसमें यह भी बताया गया है कि माता पिता या वंशानुक्रम के बारे में हम नहीं करते कि एकदम क्लियरली
बता दिया गया है। लेकिन इसमें चर्चा हुई है कि इन औषधियों की कमी से, मतलब इन बीमारियों को इन औषधियों से दूर किया जा सकता है। और ऐसी बीमारियां जो होती हैं खान पान से संबंधित होती हैं, या कह सकते हैं कि माता पिता अस्वस्थ माता पिता के कारण भी होती हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में कई सारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे आपको, वेदाचार्य मिलेंगे आपको। जैसे जीवक मिलेगा, जीवक, ठीक है ना, जीवक का जिक्र होता है। चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। सुश्रुत थे, जीवक, चरक, सुश्रुत। धन्वंतरी था, ठीक है। पालकाप्य था। अनेक ऐसे आपको मिलेंगे। कौन? आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे, ठीक है ना, जिन्होंने इससे संबंधित ग्रंथों की रचना भी करी थी। और उसमें सिर्फ जो है औषधि, बीमारी और औषधि का ही जिक्र नहीं किया था, बल्कि वातावरण, वंशानुक्रम का भी जिक्र किया था। वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में भी इन्होंने बताया था कि अगर वातावरण ऐसा है तो वातावरण की इस कमी के कारण जो है ऐसी बीमारी हो सकती है, या वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या वंशानुक्रम, माता पिता में अगर कोई प्रॉब्लम है या माता पिता ऐसी है वैसी है तो इसका प्रभाव जो है बालक पर पड़ेगा। तो ये जो वंशानुक्रम और वातावरण की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, आधुनिक मतलब इस समय यह हमारे लिए नवीन नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में पहले से जानते हैं और इसको जो है इसके बारे में खूब विस्तृत चर्चा इस जीवक जैसे आयुर्वेदाचार्य, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पालकाप्य जैसे अनेक ऐसे चिकित्सक हुए थे प्राचीन काल में, जिन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया था। उसमें मैंने बता दिया सिर्फ औषधि और बीमारी ही नहीं, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ने वाले प्रभाव और उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है और उसके निदान को भी बताया हुआ है। तो अगर साइकोलॉजी में हम लोग पाइथागोरस और उनसे पढ़ रहे हैं और इन लोगों की बात करें तो ये लोग जो है आपको तीसरी सदी से ही इन लोगों का जिक्र मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब सोच लीजिए आप लोग कि हम लोगों के लिए वंशानुक्रम और वातावरण कोई नया सब्जेक्ट, नई बात नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है या इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में इन ग्रंथों में चर्चा इन लोगों ने करी हुई है, ठीक है। तो अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इन लोगों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि इन लोगों को हम साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, बस मैंने साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी से इनको जोड़ा है, ठीक। इसलिए अपना जो चिकित्सा से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, ठीक है, या जो भी इसके रचनाकार हैं या जो कुछ भी उसमें लिखा गया है, मैंने सिर्फ उससे छोटा सा परिचय आप लोगों को करवाया है। जैसे शल्य क्रिया की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि शल्य क्रिया जो जिसको ऑपरेशन आप लोग कहते हो, शल्य क्रिया से भी हम लोग अपरिचित नहीं थे। आयुर्वेद के इन ग्रंथों में शल्य क्रिया का भी वर्णन हुआ है, ठीक है ना, ऑपरेशन जिसको कहते हैं। शल्य क्रिया उस समय भी करी जाती थी, ठीक है, उसका तरीका अलग था, उसके लिए औषधियाँ होती थी। अब क्या एलोपैथ में कई सारी दवाइयाँ हैं। तो समय बदला, समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। तो वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ने वाले प्रभाव को आप लोगों ने देख लिया है। जैसे पालकाप्य जो है ना, इन्होंने जो है हस्ता युर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें हाथियों को होने वाले रोगों के बारे में जिक्र किया था। नहीं, पशुओं से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ तक कि पशु से संबंधित रोगों के बारे में भी खूब जानकारी उस समय हमको मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत हैं। एक ग्रंथ है नवनीतकम। अब नवनीतकम नामक ग्रंथ में भी बहुत सी औषधियों, बीमारियों का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं। वंशानुक्रम और वातावरण की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनकी जानकारी हमको हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में मिल जाती है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास काफी लंबी चली जाएगी। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है।
इसमें से इसकी कुछ चीज़ें अभी हैं, उन चीज़ों का जिक्र हम लोग करेंगे अगले वाले अध्याय में। प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।